8 तारीख को नेपाल में शुरू हुआ हिंसक आंदोलन अब लगभग शांत हो चुका है। भारत से नेपाल की लगी हुई सीमाएं खुलती जा रही हैं। धीरे धीरे नेपाल सामान्य स्थिति की ओर जा रहा है। नेपाल में 8 तारीख को जो आंदोलन छात्रों का शुरू हुआ, उसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री खनाल साहब की पत्नी को जिंदा जलाया गया। कई पूर्व प्रधानमंत्री पीटे गए, अपमानित किए गए। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हेलीकॉप्टर के सहारे भागना पड़ा। काठमांडू की दर्जनों आलीशान माल और भवन जला दिए गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास, कई पूर्व मंत्री और मंत्रियों के आवास, उनका सचिवालय जिसे सिंह दरबार कहा जाता था, ये सब जला दिए गए। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर के इतना आक्रोश कि 26 साल के युवकों की का एक आह्वान कि हम आंदोलन करते हैं, लोग काठमांडू 8 तारीख को पहुंचे। छोटा सा 3 करोड़ भी जिसकी आबादी पूरी नहीं है, उसके 26 साल के छात्रों युवाओं की तादाद कितनी होगी? उसमें से कितने लोग इन पहाड़ के कठिन रास्तों को चल करके काठमांडू पहुंचे होंगे, समझ में आ सकती है। लेकिन वहां बेमिसाल भीड़ जुटी। उस भीड़ ने उस अहिंसक आंदोलन को देखते ही देखते मिनटों में पूरी तरह से हिंसक बना दिया। इधर देखिए आग, इधर देखिए आगजनी, सड़कें तोड़ी जा रही हैं, बिल्डिंगों को जलाया जा रहा है, नेताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। ये उस आंदोलन में हो रहा था जिसकी घोषणा थी कि ये जनजट आंदोलन है, 26 साल 28 साल के नीचे के युवाओं का आंदोलन है, जो हिंसा के खिलाफ है, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और देश दुनिया की मीडिया भी इसे यही कह रही है कि यह आंदोलन छात्रों युवाओं का था, जो 25-26 साल के औसतन वर्ग आयु के थे। ये उनका आंदोलन है, यही सारी मीडिया के लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या यही सच है? जी नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की स्थिति जो है वो गोदी हो गई है, वो पेड मीडिया हो गई है। मीडिया परसेप्शन बनाती है, वो धारणा बनाती है कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। लेकिन और नेपाल में भी एक वर्ग है पत्रकारों का जो जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है। यही कारण है कि काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान मीडिया हाउस ही फूंका गया। जाहिर है कि नेपाल की मीडिया भी विश्वसनीय नहीं रह गई थी। तो ये सोचने की बात है कि आंदोलन शुरू होने के 4 घंटों के भीतर पूरे नेपाल में जगह जगह आग की ज्वाला भड़क उठी, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। तो क्या ये 26 साल के युवा और छात्र कर रहे थे? इस पर गौर किया जाए तो सच्चाई ये नहीं है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बैन से आक्रोश उपजा, आक्रोश का सवाल क्या था? जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि नेपाल की सरकार ने काफी पहले घोषणा किया था कि जिन सोशल मीडिया कंपनियों को काम करना है नेपाल में, वह अपने कार्यालयों का रजिस्ट्रेशन करा लें। एक टिकटॉक थी, टिकटॉक को छोड़कर किसी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। फिर नेपाल की सरकार ने कहा कि कम से कम सितंबर तक उसको हर हाल में करा लें।
तब भी नहीं कराया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। और ये नेपाल की सरकार ने नहीं लगाया, बल्कि नेपाल के उच्च न्यायालय के कहने पर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये रोक लगाया। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इसके लिए पूरे नेपाल को जला दिया जाए। जाहिर है षड्यंत्र कुछ और था, षड्यंत्र की जड़ें कुछ और थीं। जरा ध्यान दीजिए, नेपाल से जो वीडियो जारी हुए आंदोलन के, काठमांडू में हुई हिंसा के, जब आंदोलन हिंसक हुआ तो केवल राष्ट्रपति, जो कि किसी भी देश की सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, राष्ट्रपति भवन की रक्षा के अलावा सेना बिल्कुल मूक दर्शक की तरह खड़ी थी। सब कुछ हो रहा था, सेना चुपचाप तमाशा देख रही थी। सेना चाहती थी कि ओली इस्तीफा दे दें, लेकिन कारण असली क्या था? तो कारण जो भी रहा हो, षड्यंत्र जो भी रहा हो, मैं षड्यंत्र तो नहीं बता सकता, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक विश्लेषण बता सकता हूं। आप अगर गौर से देखेंगे, आंदोलन के जुलूस की वीडियो वगैरह इत्यादि देखेंगे तो पता चलेगा कि उस काठमांडू की सड़कों पर जो जुलूस में नारे लग रहे थे, उसमें एक नारा ये भी था कि हमरो राजा हमरो देश, प्राण प्यारा बंधु छा। इसका मतलब हमारा राजा हमारा देश हमको प्राणों से प्यारा है। ये नारा कभी नेपाल में राजा के समर्थन में, राजशाही के समर्थन में लगा करता था। तो जो भीड़ में अचानक भीड़ बढ़ी, अचानक 26 साल 28 साल की उम्र की जो सीमाएं तोड़ करके उसमें 50 साल 60 साल के लोग जो जुटे और ये नारे लगाए, तो इससे साफ नजर आता है कि दरअसल सोशल मीडिया पर बैन के नाम पर चलाए गए आंदोलन को ध्वस्त कर उसे राजशाही समर्थक आंदोलन में बदलना साजिश का हिस्सा था। इसमें कई राजनीतिक दल जो राजा समर्थक माने जाते हैं, उनकी पार्टी के इसमें कई चेहरे, कई बहुत से कार्यकर्ता भी शामिल थे। और इसमें कुछ धार्मिक पहचान वाले नारे भी लगाए जाते थे। वह ऐसे नारे हैं जो आमतौर से राजा के समर्थक ही लगाते हैं। इसका मतलब है कि नेपाली आंदोलन को शह देने वाली जो ताकतें थीं, वो राजशाही की समर्थक थीं। भले ही से नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह का समर्थन ना हो, लेकिन विचारधारा तो वही थी जिससे जो पता चलता है कि वह राजा का समर्थन करने वाले लोग हैं। इसके अलावा जो विदेशी हाथ है, तो उसमें तमाम मसले हैं। लोग शेयर दे सकते हैं, लोग फंडिंग उसे कर सकते हैं। ऐसे कई देशों पर नजर डाली जा सकती है, लेकिन जो नेपाल की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि इस आंदोलन की दिशा अगर किसी ने बदली है, इस शांतिपूर्ण आंदोलन को अशांति और षड्यंत्रकारी अगर षड्यंत्रपूर्ण किसी ने बनाया है, तो राजशाही समर्थक भीड़ है जो उस दिन अचानक काठमांडू के शहरों पर आ जुटी थी। आपको सोचने की बात है कि 12 साल 14 साल 18 साल 16 साल के नौजवान वहां जुटे थे। वो इतने बड़े शातिर नहीं हो सकते कि एक एक करके चंद घंटों के अंदर नेपाल की सारी सरकारी इमारतों पर, सारे लीडरों के मकानों पर, सचिवालय पर इतना सुनियोजित ढंग से हमला करें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कई कई मंजिल तक अचानक आग लग जाए। ये आगजनी का स्वरूप बताता है कि साजिश की जड़ें गहरी हैं और साजिश करने वाले वे लोग हैं जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो नहीं चाहते कि नेपाल में लोकतांत्रिक शक्ति ताकतवर हो। तो अब देखना है कि अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की वहाँ बन चुकी हैं, फिर से वहाँ चुनाव होना है, मार्च तक वो चुनाव होगा। चुनाव में उम्मीद तो यही है कि कुछ भी हो, एक बार फिर लोकतांत्रिक ताकतें वहाँ जीतेंगी, लेकिन जो लोग राजशाही का सपना देख रहे हैं वह आगामी चुनाव में कितना सफल होंगे, कहाँ तक सक्रिय रहेंगे और साजिश करेंगे, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं नज़ीर मलिक।
आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुमकिन हो तो हमारे विश्लेषण पर कमेंट करके अपना नज़रिया भी पेश करें ताकि खबरों को और बेहतर बनाया जा सके। धन्यवाद।